हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का। 2024 में जो एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था, ये कंबाइंड एंट्रांस एग्ज़ाम था, जिसमें BEd, MEd, BPEd, MPEd इन सब का कंबाइंड एग्ज़ाम लिया गया था 24 में। और इस बार 2025 में भी कंबाइंड एग्ज़ाम ही लिया जाएगा, इसका एंट्रांस एग्ज़ाम BEd MEd का। तो आपको घबराना नहीं है। और कल भी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर था। उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर 100 में से 40 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट में कमांड बना लेते हैं तो अच्छा खासा स्कोर आपका आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अधिक लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और डिटेल डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को ज़रूर से आप लोग देखिएगा, ताकि आपको पैटर्न का पता चल सके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और PYQ ज़रूर से आप लोग लगाइए। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, चाहे वो सेल्फ स्टडी के थ्रू या फिर गूगल से या फिर यूट्यूब चैनल से। ज़रूर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में डर ना हो कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है ऐसे करके। ठीक है ना, तो आपको तैयारी करते रहना है। थोड़ा बहुत ही पढ़ो, लेकिन डेली आप लोग पढ़ते रहो। स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। जिनको हिंदी समझ नहीं आएगा इंग्लिश देखेंगे, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो हिंदी की ओर मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है। अब संचार होता क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेशन होता क्या है। इसमें हम अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, या फिर हम अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, चाहे वो बोलकर, लिखकर, सुनकर, या फिर मतलब संकेतों के द्वारा। तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि प्रभावी कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की विशेषता कौन सी नहीं है। सक्रिय श्रवण, बिल्कुल ये भी है ना। हम लोग एक्टिव लिसनिंग करते हैं, एकदम पूरा ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट है कि विचारों की स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति, ये भी सही है। तदनुभूति का अभाव और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान, ये तो प्रभावी संचार की विशेषताएं हुई। यहाँ पर एम्फसाइज कहाँ पर क्या है, नहीं, नोट पर। तो क्वेश्चन पे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो प्रभावी संचार की विशेषता कौन सी नहीं है, आंसर होगा हमारा तदनुभूति का अभाव। हिंदी में तदनुभूति मतलब समझ में नहीं आएगा, तो इधर देखिएगा, लेक ऑफ एम्पैथी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्पैथी या फिर तदनुभूति मतलब क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना या फिर महसूस करना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। मान लो आपका कोई दोस्त है, एग्ज़ाम में उसका कम मार्क्स आया है और उसको बहुत बुरा फील कर रहा है और वो दुखी है। आप उसके फ्रेंड होने के नाते आप उसकी जो उदास है, सैड है, या फिर जो वो दुखी है ना, वो किस प्रकार से महसूस कर रहा है, उसको आप उस चीज़ को खुद में महसूस कर पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एम्पैथी कहा जाता है उस चीज़ को। तो प्रभावी संचार की विशेषता कौन सी नहीं है, लैक ऑफ एम्पैथी। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। मतलब कि जो दुखी है वो क्या महसूस कर पा रहा है, इस चीज़ को आप भी महसूस कर रहे हैं, उसी को एम्पैथी कहते हैं। यहाँ पर लैक ऑफ एम्पैथी राइट आंसर होगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, संघर्ष समाधान कौशल किसके लिए महत्वपूर्ण है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो किसी भी झगड़ा या फिर कोई भी मतभेद कहीं पर हो रहा है, तो उसको आप शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से सुलझाते हैं। जो सुलझाने की कला है उसी को संघर्ष समाधान कौशल कहा जाता है। तो वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कठिन परिस्थितियों से बचना, हमें बचना नहीं है बिल्कुल भी, तो ये आंसर होगा नहीं। सकारात्मक संबंध बनाना, शत्रुता और आक्रामकता को प्रोत्साहित करना, नेगेटिव चीज़ों को हम कभी भी यहाँ पर एनकरेज नहीं करेंगे। खुद को दूसरों से अलग करना, यानी कि आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है। संघर्ष समाधान कौशल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल का मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ संबंध अच्छा बना रहे हैं, यानी कि सकारात्मक संबंध बनाना,
बिल्डिंग पॉजिटिव यहाँ पर रिलेशनशिप, सकारात्मक संबंध बनाना आंसर होगा। आगे है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 3rd नंबर जो है, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ों, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि सबको एक ही बार में समझ में आ जाता है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन है ना, सबके लिए ही न्यू होता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन यानी कि यूजी या फिर पीजी करके आए हैं, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू सब्जेक्ट होता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। तो आपको डरना नहीं है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन व्हाट डज द टर्म 21st सेंचुरी स्किल्स रेफर्स टू, यानी कि स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 21वीं सदी के कौशल जो है शब्द का तात्पर्य क्या है। 21वीं सदी का कौशल पारंपरिक रटने की शिक्षण विधियां हैं, नहीं, पारंपरिक रटने की शिक्षण विधियां तो नहीं हम लोग बोलेंगे, लेकिन हाँ इसको चेंज ये कर रहा है। आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता, पुरानी शैक्षिक प्रथाएं या फिर पुरानी जानकारी को याद करना। 21वीं सदी के कौशल जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी जैसे कि अभी जो टाइम हम लोगों का चल रहा है, यहाँ पर बहुत नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उन चैलेंजेस का सामना करने और साथ ही सफल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसका तात्पर्य, इस शब्द का तात्पर्य वही होता है। जितनी भी चैलेंजेस आ रही है, हम उसके प्रति अपने आप को ढाल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग वो कर पाते हैं इसके थ्रू। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा, जो कि आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, इनकी क्या हो रही है, यहाँ पर डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है। तो इसका अर्थ यही हो गया है ना। जो बदलते समय के साथ जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइंडफुलनेस इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें पिछली गलतियों पर ध्यान देना शामिल है। ऑप्शन बी है यहाँ पर, यह विचलित सोच को प्रोत्साहित करता है, यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है, यह तनाव के स्तर को बढ़ाता है। तो नेगेटिव चीज़ें तो नहीं होगी, गलतियों पर ध्यान देना शामिल है, विचलित सोच को ये प्रोत्साहित नहीं करता है ना। अगर सावधानी हम बरतेंगे तो एकाग्रता हमारा बढ़ता है, विचलित सोच प्रोत्साहित यहाँ पर नहीं होती है, तनाव का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ता है। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा, यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है, यानी कि इट प्रमोट्स फोकस एंड अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय पर ये ध्यान देता है और ये जागरूकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिवृत्ति जो है, अभिवृत्ति भाषा, कौशल और ज्ञान देश के उत्पाद हैं। तो यहाँ पर टिक हुआ है, कहीं कहीं गलत हुआ है तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। जो मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगी ये ऑफिशियल आंसर है, उससे मिला के ही बताया जा रहा है, साथ में जो सही आंसर है उसको भी बताया जा रहा है ना। सही आंसर ही बताया जा रहा है, जो गलत है उसे यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हेरिडिटी टिक किया हुआ है तो ये गलत है यहाँ। अभिवृत्ति किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एटीट्यूड वर्ड सुनने से कैसा लगता है कि हाँ उसका बहुत भाव है, ईगो है, ऐसा है हमें लगता है ना। लेकिन एटीट्यूड का मतलब किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति आपकी क्या राय है, आपकी क्या दृष्टिकोण है, आपकी क्या ओपिनियन है, उस चीज़ को हम एटीट्यूड या अभिवृत्ति कहते हैं। यानी किसी चीज़ के प्रति आपका यहाँ पर लाइक और डिसलाइक जो है उसको अभिवृत्ति कहा जाता है। तो भाषा, कौशल और ज्ञान देश के लिए उत्पाद हैं, तो किसके लिए है ये, आंसर होगा हमारा लर्निंग के लिए। अब ये लर्निंग के लिए कैसे, तो लर्निंग जो सीखना जिसको कहा जाता है, इसी को अधिगम भी कहा जाता है। तो अधिगम अगर रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सीखना निरंतर प्रक्रिया है, जो ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन भर चलती रहती है और हम नई नई चीज़ों को समय के साथ में
सीखते चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी जितनी भी अभिवृत्ति है या फिर एटीट्यूड है वो क्या करती है, भाषा कौशल, ज्ञान, ये दोनों को भी विकसित करती है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा लर्निंग। क्लियर हुआ ये? तो अभिवृत्ति, भाषा कौशल और ज्ञान सीखने के उत्पाद हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? वो कौन सा मेथड ये फॉलो करता है जिससे कि स्टूडेंट्स का यहाँ पर विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन वो करेगा इंटरव्यू के माध्यम से, एक्सपेरिमेंटेशन, केस हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन। तो एक शिक्षक के लिए यहाँ पर बोला गया है तो वो ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व अवलोकन जिसको निरीक्षण भी हम कहते हैं, वो कैसे करेंगे? तो वो हम करेंगे देख करके, ऑब्जर्व करेंगे, है ना। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर मुझे बताना था, भाषा कौशल हम किसको बोलेंगे? जब हम नई भाषा को सीखते हैं और हम उस भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाते हैं तो उसको भाषा कौशल बोलते हैं, है ना। अभिवृत्ति जैसे मैं आपको बताई। और एक चीज़ ज्ञान आपको मैं अगर इन जनरल पूछ दूं तो आप नहीं बता पाएंगे कि ज्ञान क्या है। हम लोग लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि हाँ सब पता है, बट हम लोग वो बोल नहीं पाते हैं। तो किसी भी विषय, जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी को हम ज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न कैसा होता है। तो वो क्या हो गया, वो हमारा ज्ञान हो गया। तो इसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में प्रवीणता हासिल करने का तत्व नहीं है? अब यहाँ पर एक टर्म आया है कि अधिगम में प्रवीणता। अधिगम इट मीन्स यहाँ पर लर्निंग की बात की गई है। लर्निंग सबको पता है, लर्निंग किसे कहते हैं। अभी जस्ट मैं आपको बताई कि सीखना को ही अधिगम कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, साइकोलॉजी में इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। हिंदी में, इंग्लिश देखेंगे तो ईजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग? मास्टरी यानी मास्टरी लर्निंग हम किसको बोलते हैं, या फिर मास्टरी हासिल कर लिए बोलते हैं, जो सीखने में जो माहिर होते हैं, है ना। मास्टरी हासिल करना, अधिगम में प्रवीणता, उसको हम बोलेंगे। तो हासिल करने में कौन सा तत्व नहीं है? तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर शिक्षण के समूह शिक्षण जो है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश तेजी से नेतृत्व बढ़ा रहा है। और हाँ, लीडरशिप जो है, लीडरशिप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन, ये जो पेपर हुआ था 2024 का, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस इसी से आए थे। तो आपको ये वाला जो टॉपिक है, जो लीडरशिप है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाना है ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। और आपको ना यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा उन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, रटना नहीं। आप रटेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आपको सीखना है। तो यहाँ पर बोला है कि देश इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली। वो कौन सा है जो नेतृत्व को बढ़ा रहा है? आंसर होगा दूसरों का अनुसरण करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 69, शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग देश के आधार पर उचित है। टीचिंग एड्स जो है, हम इसके जगह पर और एक नाम यूज़ करते हैं, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यूज़ हम किसके आधार पर हम करते हैं? उचित माना गया है, अप्रोप्रिएट माना गया है, या फिर जस्टिफाइड है। तो कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक टाइम के लिए हम लोग चलिए इसको मान लेते हैं, है ना, उसका ध्यान अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करने के लिए, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने के लिए, और सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन आपको एक आंसर चूज करना है जो कि सबसे सटीक और अच्छा आंसर, अच्छा ऑप्शन हो। तो 69 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, जो कि है
छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने के आधार पर उचित है। और इसी के अंदर में ये फर्स्ट पॉइंट भी आ जाता है, बी और डी भी इसी के अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। पीयर कमांड का उपयोग करेंगे, आक्रामक बयान देंगे, आपको यहाँ पर मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं देना है, यूज पीयर कमांड, और है अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, सत्तावादी होना, ऑथोरिटेरियन नहीं होना, नेगेटिव चीज़ों को आपको एलिमिनेट करते हुए जाना है। आंसर हमारा पॉजिटिव जो है ये हो जाएगा, अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, यानी कि एडोप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच भावात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में स्कूल क्या भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, छात्रों के बीच में एमंग स्टूडेंट्स भावात्मक यानी इमोशनल और सोशल यहाँ पर वेलबींग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल क्या भूमिका निभाता है। भावात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज करके केवल शिक्षण पर केंद्रित करना, केवल शिक्षण पर आपको केंद्रित नहीं करना है, आपको चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। यहाँ पर एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना, ठीक है चलो इसको मान लेते हैं। आगे है छात्रों को शैक्षणिक दबाव बनाना, छात्रों पर आपको दबाव बिल्कुल नहीं बनाना है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना नहीं। आंसर हमारा होगा यहाँ पर एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना। अब समावेशी का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। समावेशी जो है, समावेशी वातावरण मतलब होगा सभी बच्चों को समान तरीके से, किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, समान तरीके से स्वीकार करें, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, लिंग, जाति, या फिर बच्चे पढ़ाई में तेज हो या ना हो, तो सबको यहाँ पर स्वीकार करना है, सब क्लास में आ सकते हैं, सबको शामिल करना है एक साथ में। और स्कूल जो है ना, स्कूल में केवल हम ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते हैं, स्कूल हमारा सर्वांगीण विकास में भी मदद करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना, तो ये हो जाएगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू इन स्कूल एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इशू, अभी के टाइम में कौन समसामयिक मुद्दा है जो कि चल रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर पारंपरिक सुलेख तकनीक सीखना, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, ऐतिहासिक तारीखें याद रखना, या फिर एक सख्त समान नीति का पालन करना। इसका आंसर होगा 72 का, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण। आजकल क्लासरूम में टेक्नोलॉजी आ गया है ना, जिसमें बच्चे वीडियोस देखते हैं और चीज़ों को आसानी से समझते हैं, और कई ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि साइंस में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम फेस टू फेस कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको डिजिटली हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं, वर्चुअली उसको इमेजिन करते हैं, जो कि रियल की तरह हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, वर्चुअली महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है कंटेम्प्रेरी एक इशू है इस समय में स्कूली शिक्षा में। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता का क्या महत्व है। जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है स्कूल एजुकेशन में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, यह असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो ऐसे ऐसे हिंदी में वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर से इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा। इट प्रमोट्स इनटॉलरेंस, असहिष्णुता मतलब इनटॉलरेंस जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, एंड डिस्क्रिमिनेशन जिसको भेदभाव कहा है। सांस्कृतिक विविधता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए को हटा देते हैं। आगे है ये, छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रदर्शनों को
सीमित करता है, यहाँ पर लिमिट की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। यह सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। इससे विचार और व्यवहार में एक रूपता आती है। 73 का आंसर यहाँ पर होगा हमारा इट एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस एंड पोस्चर। यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यह सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ाता है। और सांस्कृतिक विविधता के कारण क्या होता है कि हम अलग अलग कल्चर्स के जितने भी नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उन सबको जानने का मौका मिलता है। साथ ही साथ हम चीज़ों को ट्रांसफ़र भी करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ है। पाठ्येतर मतलब हिंदी में नहीं आ रहा है समझ में, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल। पढ़ाई के साथ साथ अदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा क्या यहाँ पर लाभ है, होता है, बेनिफिट होता है। सामाजिक कौशल में कमी आती है, कमी यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नए अनुभवों का सीमित प्रदर्शन। जहाँ लिमिटेशन और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहेगा ऑप्शन में, उसको आप लोग ज़रूर से एलिमिनेट करते हुए चलिएगा। शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, इंक्रीज्ड एकेडमिक प्रेशर नहीं बनाना है। आप क्या करेंगे, या फिर स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ होता है टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि। मान लो आपके कॉलेज में कुछ फंक्शन हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटी में शामिल होता है। फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर फ्रेशर्स, फेयरवेल, दिवाली, होली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ डेकोरेशन करना होता है, तो उसमें हम टीम वर्क करते हैं, कोई कोई लीड करते हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप स्किल जो है इसका क्या होता है, एनहांस होता है, ये डेवलप होता है। तो ये इसका बेनिफिट हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं तो। नेक्स्ट है कि स्कूल छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बच्चों के बीच जो है आप कैसे प्रमोट करेंगे। विलासितापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधनों को बर्बाद करना यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको कट करते हैं। पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर पाठ शामिल करके, हाँ ये हम कर सकते हैं। बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करके, यानी कि आप यहाँ पर डिस्करेज कर रहे हैं। पर्यावरण के मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को नज़रअंदाज करके, नेगेटिव है, इसको एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बच गया, जो कि ये पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर पाठ शामिल करके। ऐसे करके भी साथ ही हम लोग यहाँ पर पर्यावरण दिवस मना करके, जिसमें प्लांट वगैरह हम लगाते हों, तो इस तरह से हम जो है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं बच्चों के बीच में। नेक्स्ट है, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए सीखने को प्रभावी बनाने के लिए जो लर्निंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक लक्ष्य डेस के संदर्भ में संपर्क होना चाहिए। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, बौद्धिक विचार, दूसरों के मानक या फिर छात्रों की आवश्यकताओं और उद्देश्य। आंसर इस क्वेश्चन का होगा, सीखने को अगर हम प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए लक्ष्य होना चाहिए कि छात्रों की आवश्यकताएं क्या है, इस चीज़ को देखेंगे, और उद्देश्य के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। यानी कि अभी के टाइम में यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बच्चों को बीच में रख करके यहाँ पर करिकुलम बनाया जा रहा है कि बच्चे की रुचि क्या है और क्या उसको ज़रूरत है और उनकी इंडिविजुअल चॉइस क्या है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम बनाए जा रहे हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ओर हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है ये बढ़ रहा है। अब ये बहुत मतलब लागू भी कर दिया गया है और इसी चीज़ को लेकर के पढ़ाया जा रहा है। तो सीखने को प्रभावी बनाने के लिए हम बच्चों को बीच में रखेंगे, ना कि यहाँ पर शिक्षक को। पहले क्या था कि टीचर बस बोलते थे, यानी कि उस टाइम में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चलता था, लेकिन अभी यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड
हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है। तो इससे पहले भी एक शायद यहाँ पर लीडरशिप से क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अभी और एक क्वेश्चन है लीडरशिप से ही। निरंकुश शैली मतलब लीडरशिप आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग स्टाइल होते हैं, है ना, लीडरशिप के। तो वो यहाँ पर निरंकुश बोला है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इनमें से कौन सा है। अब निरंकुश शैली या फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल जानेंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है इसमें नेता अपने फॉलोअर्स या फिर समूह के जितने भी लोग होते हैं उनको केवल ये ऑर्डर देता है, उनकी बातों को ये नहीं सुनता है, केवल ऑर्डर देता है। और वो जो नेता है, जो लीडर है, वो सोचता है, चाहता है, उम्मीद करता है कि उनके समूह में जितने भी लोग हैं वो बिना सवाल किए उनके ऑर्डर को माने, वो जो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है उसको फॉलो करें। तो इसको हम लोग निरंकुश शैली और ऑटोक्रेटिक स्टाइल बोलते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, निर्देशन शैली। हम किसी को बस निर्देश दे रहे हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, हम उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुन रहे हैं या फिर उनको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है। जो लीड कर रहा है, जो लीडर है, जो नेता है, वही बस यहाँ पर कमांड कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा होगा नेतृत्व की निर्देशन शैली। अब देखो फर्स्ट टाइम होगा तो आपको उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही सब चीज़ें जो है ना रिपीट होंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है। देखो कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ेंगे तो वो आपको मतलब जाना पहचाना लगेगा। बार बार आप पढ़ेंगे, फेमिलियर होते हुए जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आप समझ में नहीं आ रहा है सोचकर भाग मत जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पर नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली, जो कि कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि लीडर जो होता है वो और साथ में उसके समूह में जितने भी लोग होते हैं सभी मिल करके यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि जो समूह के लोग होते हैं उनके ओपिनियन को भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है, परामर्शात्मक। देखो आगे भी क्वेश्चन आएगा तो इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा। इसमें केवल लीडर ही का ही चलता है, इसमें लीडर प्लस जितने समूह के लोग हैं सभी। और नेतृत्व की सहभागी शैली में क्या होता है कि जब डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेने का टाइम आता है, तो उसमें लोगों को भी, जितने भी समूह में लोग हैं उनको भी निर्णय लेने में शामिल करता है। यानी कि नेता और जितने भी लोग हैं सभी मिल करके यहाँ पर निर्णय लेते हैं। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट और फीडबैक होता है। कार्यबल मतलब जो वहाँ पर लीड कर रहा है ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल द वर्क फोर्स हैव लिटिल इनपुट और फीडबैक। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट और फीडबैक होता है। ये किस में होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, निर्देशन शैली में होता है। अब देखिए ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा विद डिटेल। अभी फर्स्ट टाइम में उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना है डिटेल में। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप स्टाइल, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जस्ट आप देखिए कि 3 क्वेश्चन इसी से यहाँ पर आ रहा है। अब है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली डेस अंतिम निर्णय निर्माता होता है। यानी कि जो हमारा कंसल्टेटिव स्टाइल है इसमें सबसे लास्ट में कौन डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर कौन होता है, नेता होता है, कार्यबल होता है, संस्थापक होता है या फिर सह संस्थापक होता है। हालांकि ये जो स्टाइल है लीडरशिप का, नेतृत्व का, परामर्शात्मक शैली, इसमें नेता अपने टीम के सदस्यों के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं, है ना। अपने टीम में जितने भी लोग होते हैं सबके साथ में मिल करके ये क्या करता है, निर्णय लेता है। लेकिन फिर भी
लास्ट में जो निर्णय निर्माता या फिर डिसीजन मेकर ये कौन होता है, तो ये नेता ही होता है, भले ही सभी साथ में मिल करके यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नेतृत्व शैली में व्यक्ति या फिर टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, एक बार में नहीं आता है तो 2 बार जरूर पढ़िएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नेतृत्व शैली, जो 4 नेतृत्व शैली है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से कौन सी व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिया जाता है। आंसर हमारा होगा सबसे कम, जिसमें नेता का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होता है वो होता है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली। अब ये मैं आपको बताई नहीं थी, निर्देशन में मैं आपको बताई थी कि सिर्फ लीडर ही कमांड करेगा, और परामर्श में जितने भी लोग होते हैं उनकी भी सुनी जाती है, और सहभागी में शामिल किया जाता है उनको, है ना, उनके डिसीजन को लिया जाता है, माना जाता है। तो प्रतिनिधि शैली क्या है यहाँ पर, जो कि डेलीगेटिंग स्टाइल, इसमें लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और मतलब जितने भी समूह में लोग हैं ना, वो वही डिसाइड करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। इसमें नेता अपने समूह के लोगों को स्वयं ही निर्णय लेने का अधिकार देते हैं इसमें, है ना। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, जहाँ लोगों के द्वारा अगर नहीं हो पा रहा है सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, उसमें वो जो नेता है वो शामिल होता है। तो इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंस लोगों के ओपिनियन को ही दिया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो है लीडरशिप टॉपिक से आया हुआ है, तो आपको पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और 20 क्वेश्चन अभी बाकी है। देश के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है धर्म ग्रंथों पर चर्चा करके, मूल्यों पर व्याख्यान प्रवचन, मूल्यों पर संगोष्ठी परिचर्चा, मूल्यों पर सलाह और चिंतनशील सत्र। आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मूल्यों पर सलाह या फिर चिंतनशील सत्र। इसमें क्या होता है, चिंतनशील सत्र या फिर मूल्यों पर सलाह जो है लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और साथ ही यहाँ पर व्यक्तिगत जुड़ाव ये सब आवश्यक हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है, आज की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता क्या भूमिका निभाती है। देखिए अभी जो यहाँ पर बीएड प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आईसीटी को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आईसीटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक को, है ना। डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है, इसीलिए इससे क्वेश्चन तो होगा ही। तो आज की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता क्या भूमिका निभाती है। ऑप्शन से पारंपरिक शिक्षण विधियों की आवश्यकता को कम करना। तो देखो ये कम तो नहीं करता है, लेकिन ये क्या करती है, जो पारंपरिक टीचिंग मेथड्स हैं उनको बेहतर बनाने का काम कर रही है। कौन, तो ये डिजिटल साक्षरता जो एजुकेशन सिस्टम में आया है, ये पारंपरिक शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने का काम कर रही है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना, सहयोगात्मक निरीक्षण और अनुसंधान को हतोत्साहित करना नेगेटिव है, ये नहीं होगा। सूचना के विविध स्रोतों तक छात्रों की पहुंच को सीमित करना, नहीं, हमें कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम डिजिटल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को हम क्या करते हैं, छानबीन खोजबीन करते हैं और उस तक पहुंचते हैं। तो ये लिमिटेशन नहीं होगा। अब ऑप्शन ए भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना, एनहांसिंग लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हम लोग एनहांस कर रहे हैं लर्निंग को। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानसिक को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि विकास मानसिकता को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित कर रहा है। विकास मानसिकता यहाँ पर टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि
हमारी क्षमताएं या फिर बुद्धि जो है ना हमेशा बढ़ रही है। तो इसको अच्छी तरह से प्रदर्शित कौन सा ऑप्शन कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन है यहाँ पर, उन चुनौतियों से बचना जो कि विफलता का कारण बन सकते हैं। हमें बचना नहीं है, चैलेंजेस सामने आ रही हैं तो उनको फेस भी हमें ही करना होगा। यह मानना कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं स्थिर लक्षण हैं। स्थिर लक्षण बिल्कुल नहीं है। चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना और उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिनमें व्यक्ति पहले से ही उत्कृष्ट है, यानी कि प्रिफरिंग टास्क दैट वन ऑलरेडी एक्सेल एट, यानी कि जो पहले से जान रहा है उसी को वो प्रेफर कर रहा है। ऐसे नहीं करना है। जितने भी चैलेंजेस आएंगे, व्यूइंग चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर होगा। और हाँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप यहाँ पर मेरे साथ एक बार क्लास में कर रहे हैं और इसके बाद खुद से आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर खुद से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सेवा जो है का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? What impact does volunteering have on students? दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम हो जाती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर इंक्रीज होती है एम्पैथी, है ना। वास्तविक दुनिया के मुद्दों के संपर्क में सीमित करता है। फिर देखिए, आपको ऐसे ही नेगेटिव जो टर्म है उसको हटाना है और इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना है कि आप लोग यहाँ पर टेक वर्ड को देख करके जो है ना क्या कर रहे हैं, सही आंसर को भी गलत कर दे रहे हैं। तो टेक वर्ड पर भी नहीं जाना है, थोड़ा सा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड भी करना है आपको। सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है। केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। केवल शैक्षणिक उपलब्धि, देखिए केवल जो है ना ओनली एक ऐसा है पेडागोजी में या फिर साइकोलॉजी में, उसको लिमिट कर देता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। तो हमारा आंसर होगा सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है। एनहांस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करता है। स्वयंसेवा का छात्रों पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। कक्षा कक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? अच्छा, कक्षा कक्ष यहाँ पर संघर्षों के प्रबंधन के लिए बोला है। ऑप्शन है विवादों को नज़रअंदाज करना और छात्रों को सुलझाने देना। तो हमें यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करना है विवाद को। अगर कहीं विवाद हो रहा है तो उस चैलेंज को जाकर के फेस करना है आपको। मुद्दे पर चर्चा किए बिना इसमें शामिल लोगों को दंडित करना। आपको कोई यहाँ पर दंड नहीं कर सकते हैं किसी को भी, है ना। आगे है खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना और विवादों को सुलझाने के तरीके के रूप में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। 85 का हमारा आंसर होगा यहाँ पर खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना। फैसिलिटेटिंग ओपन डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स, दूसरे के क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है? देखिए, नेतृत्व लीडरशिप आपको पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ। अब तक ये आई थिंक 6th क्वेश्चन है जो कि लीडरशिप से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप? नज़रिया, सशक्तिकरण, अंतर्ज्ञान और धमकी। तो ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला है कि प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत आपको आंसर कर देना है कि थ्रेट, धमकी जो है ना, ये आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है? जो प्रभावी नेता है इनमें से कौन सा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान, ये तो प्रभावी नेता का एक कैरेक्टर है, मूल्य है। और खुलापन, टीम वर्क, ये सभी इसके कैरेक्टर्स हैं। लेकिन विघटन जो कि डिसइंटीग्रेशन, जो समूह में नहीं रहने देता है, उसको एक एक करके अलग कर देता है, विघटन कर देता है, तो ये क्या होगा? एक प्रभावी नेता का
मूल्य में नहीं आएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कौशल को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पर एक टर्म आया है कि इंटर, है ना। जब भी इंटर आपको देखने को मिले, इसका मतलब दूसरे, अदर होगा, अदर। इसको आप ट्रिक के थ्रू भी ट्रिक समझ ले या कुछ भी, लेकिन याद कीजिएगा जब भी इंटर आए इट मीन्स कि दूसरों की बात हो रही है, यहाँ पर खुद की बात नहीं हो रही है। तो स्वयं को समझने की क्षमता, स्वयं को समझने की क्षमता इंटर में नहीं आएगा। जैसे इंटरपर्सनल यहाँ पर बोला है तो इसमें नहीं आएगा। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, व्यक्तिगत भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता। जैसे मैं अभी आपको ट्रिक बताई कि कहीं भी अदर आए, दूसरा आए, दैट मीन्स कि यहाँ पर इंटर की बात करिए, इंटरपर्सनल की बात हो रही है। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता राइट आंसर होगा। इंटरपर्सनल, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको यहाँ पर बताई। आगे है जस्ट इसका ऑपोजिट एक वर्ड है इंट्रापर्सनल कौशल के मुख्य रूप कौन से हैं। इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर आपको यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ मिलेगा और इंट्रा ये है। इंट्रा जब भी देखने को मिले इट मीन्स सेल्फ, अपने से होगा, दूसरों से ये कभी नहीं होगा। तो ये कहा गया, ये हो जाएगा सेल्फ से होगा, है ना। तो यहाँ पर दूसरों के साथ ये गलत हो जाएगा। आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस इज़ द राइट आंसर। जहाँ भी सेल्फ मिले इसका मतलब यहाँ पर इंट्रापर्सनल की बात की जा रही है। इंटर और इंट्रा में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भावात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर क्या है। जटिल समस्याओं का हल करने की क्षमता, अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता, विशाल मात्रा में जानकारी याद करने की क्षमता, कई भाषाओं को धारा प्रवाह बोलने की क्षमता। भावात्मक, इमोशनल, जो हम लोग इमोशनल होता है भावात्मक, जैसे कि कई प्रकार के इमोशंस होते हैं, रोना होता है, खुशी मनाना होता है, हंसना होता है, ये सभी क्या है, इमोशंस हैं। सैड होना इमोशन है हमारा। तो भावात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि अपनी भावनाओं को तो हम समझ ही रहे हैं और उसको प्रतिबंधित यानी कि यहाँ पर मैनेज या फिर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके सामने रोना रो दिया तो आप भावनाओं में बह गए, है ना। ये बेवजह फेक जो आपको चीट कर रहा है उसकी भावनाओं में बह गए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है ना वैसे कि ठीक है गर्लफ्रेंड रो रही है, बॉयफ्रेंड रो रहा है, तो ठीक है आप इमोशनल हो गए और भावनाओं में बह गए। तो वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य क्या है कि आप अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही फेक होते हैं। तो भावनाओं को समझने, अपनी भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को और भावनाओं को कंट्रोल करने भी आना चाहिए। तो ये इसकी क्षमता होता है, इसका अर्थ तात्पर्य। ये क्वेश्चन है अवलोकन सीखने में होते हैं। ध्यान और अवधारणा, ध्यान और सुदृढ़ीकरण, उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा, सुदृढ़ीकरण और प्रेरणा। वैसे यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था ऑप्शन ए यानी कि ये दिया हुआ था, है ना, केवल 1 और 3। तो अवलोकन सीखने में उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक आंसर लग रहा है इसका ये होना चाहिए ऑप्शन डी, जो कि 1 और 2। कौन कौन सा, ध्यान और अवधारणा, ध्यान और सुदृढ़ीकरण। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 91 का। मेरे हिसाब से डी होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर जो है ये इसका ए है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं। प्रेरित, विचार, तर्क और इनमें से कोई नहीं। प्रेरित तो क्या होता है कि निष्कर्ष से इसका कोई संबंध है नहीं, ये हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विचार नहीं होगा। आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, जो कि है तर्क, रीजनिंग, कंक्लूजन से क्या है, कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी रूपांतरित करते हैं। और
जितने भी उपलब्ध जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तर्क करते हैं। तो यही इसका आंसर होगा। युवा किशोर अपने देश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। जब आप एडोलसेंस पीरियड पढ़ेंगे जो कि 11-12 साल से स्टार्ट होता है, तब आपको यहाँ पर पता लगेगा, मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, युवा किशोर अपने देश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो ये स्वतंत्रता की जो इच्छा होती है, इसको ये लोग एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। रेबल की जो भावना है वो उनमें आ जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और एडोलसेंट पीरियड में ही स्वतंत्रता की, फ्रीडम की तीव्र इच्छा होती है, स्वतंत्रता की। हम अगर यहाँ पर बच्चे को रोक टोक करने जाए तो वो लोग मम्मी पापा से, अपने से बड़े, सबसे वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर होगा। भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, नकल के माध्यम से, एकांत में, स्पष्ट व्याख्याओं के माध्यम से, या फिर एक एकीकृत से। आंसर क्या होगा इसका 94 का, कि भाषा कौशल कैसे, किस तरह से हमें सिखाना चाहिए। तो ये एक एकीकृत तरीके से, इंटीग्रेटेड मैनर में हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। अनुभवहीन यानी कि इन एक्सपीरियंस, जिनको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या वैसे शिक्षक भी क्वेश्चंस को आसानी से तैयार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक परिपक्वता का संकेत है। जैसे मैं आपको वहाँ पर बताई थी, इमोशनल मैच्योरिटी या फिर इमोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो भावात्मक परिपक्वता का संकेत इनमें से कौन सा है। 96 का आंसर हमारा होगा, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक संबंधों के तदनुभूति का क्या महत्व है। जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें एम्पैथी का क्या इम्पोर्टेंस है। एम्पैथी, जैसे मैं आपको बताई कि मैं अगर दुखी हूँ तो मैं जो फील कर रही हूँ वो चीज़ आप भी फील कर पा रहे हैं, तो उसी को एम्पैथी कहा जाता है यहाँ पर। तो पारस्परिक रिलेशनशिप, इंटर, देखिए यहाँ पर इंटर यानी कि दूसरे से, है ना। तो ये कैसा है, यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा देता है? नहीं। यह दूसरों को समझने और जुड़ने में मदद करता है, और यह अलगाव को प्रोत्साहित करता है? बिल्कुल नहीं। यह आक्रामकता को बढ़ाता है? नहीं। जब भी इंटर की बात आए, इंटर तब अदर होगा। तो यह दूसरों को समझने तथा उनसे जुड़ने में मदद करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर, इट पोस्टर्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन, ये तो नहीं होगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की देश क्षमता से है, यानी कि सोशल एडजस्टमेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, किससे है। तो ये शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता नहीं होगा। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने की, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। सख्त नियमों और विनियमों का पालन करने की, आपको यहाँ पर फॉलो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं करना है। आंसर हमारा हो जाएगा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की। आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन, वेरियस एडोप्ट टू वेरियस सोशल सिचुएशन, आप उसमें ढल रहे हैं। सामाजिक समायोजन मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वातावरण में जा रहे हैं, आप उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल रहे हैं, एडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो उसे समायोजन कहते हैं। और सामाजिक समायोजन का मतलब हो जाएगा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उनके अनुरूप आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडाप्ट कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ मुकाबला तंत्र नहीं है। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछा जा रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस। व्यायाम है, दोस्तों के साथ मेलजोल है, मादक द्रव्यों का सेवन है, सावधानी और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मादक द्रव्यों का सेवन। ऐसा नहीं है कि हम ड्रिंक व्रिंक कर लिए, एक दो पेक मार दिए, सो गए तो हम अपना तनाव से मुक्त हो गए, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मादक द्रव्यों का सेवन जो है ना स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूलों में धमकाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनमें शामिल है। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई कोई टीचर इतने डेंजरस होते हैं कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में भी बोल देने से वो डर जाते हैं बच्चे, और उनको मेंटली प्रॉब्लम होने लगता है। उस टीचर के सामने जाने से ही वो बेहोश हो जाता है, पसीने छूट जाते हैं उसके। तो धमकाने का परिणाम क्या हो सकता है, ये पूछा है यहाँ पर। शैक्षणिक प्रदर्शन से वृद्धि, मान लीजिए मैं आपको धमका के यहाँ पर पढ़ाऊँ तो आपका यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा, छोटे बच्चों को लेकर के चलिए तो ये नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट गलत। पीड़ित के आत्मसम्मान में सुधार होगा, जो हमारा विक्टिम है जिसको डांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके सेल्फ स्टीम में क्या हो जाए, इम्प्रूव्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डिमोरलाइज वो फील करेगा और वो अगले दिन से स्कूल आना भी छोड़ देगा। तो इसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं होने वाला है अगर आप किसी को धमकाते हैं तो। पीड़ित पर दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उन्नत सामाजिक कौशल, यहाँ पर एनहांस सोशल स्किल नहीं होगा। जो हमारा विक्टिम है उस पर लॉन्ग टर्म के लिए साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को धमकाने नहीं चाहिए बच्चों को। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चों में वो गलत उनका रिजल्ट आ सकता है, जैसे कि विक्टिम पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द विक्टिम। तो इस तरह का केस हो सकता है, तो हमें बच्चों के साथ बहुत ही गुड मैनर में बातचीत करना है और धमकी नहीं देना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और विद डिटेल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट देखना ही पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर लाना है तो। अगर आप ओबीसी से हैं तो 60+ आप लाइएगा। इफ़ यू वांट टू मतलब सरकारी स्कूल में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और जनरल से हैं तो आपको 65+ तो लाना ही पड़ेगा। अगर ST SC से हैं तो आपको भी यहाँ पर 55+ आपको लाना पड़ेगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, या फिर मन चाहा कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये स्कोर आपको पार करना होगा। इतना कट ऑफ लगभग जाता ही है। और सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और आप सभी टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी, साथ ही आप प्रैक्टिस कर सको। और बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के भी सेशन को स्टार्ट कर दूँगी, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, बहुत ही आपका बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, 94 का आंसर क्या था, ऑप्शन यहाँ पर D था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके।